सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास 11वीं क्लास विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ 6 3 वर्ग के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसको पूरी ज़रूर देखें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। 3 वर्ग। यूरोप में फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पादरी वर्ग। इस वर्ग में चर्च के पोप आदि शामिल होते थे। नंबर 2, अभिजात वर्ग। इस वर्ग में सामंत, जमींदार और धनी व्यापारी वर्ग शामिल थे। नंबर 3, कृषक वर्ग। यानी तीसरा वर्ग था, इसमें किसान, मजदूर आदि शामिल थे। अब अति महत्वपूर्ण शब्दावली बात करें तो नंबर 1, फीप। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा। अब दूसरी बात करें, नाइट वर्ग। कुशल अश्वसेना की आवश्यकता के कारण नाइट वर्ग का उदय हुआ था। और नंबर 3 है कृषक वर्ग। काश्तकार यानी किसान को कहा जाता, 2 प्रकार के होते थे, स्वतंत्र किसान और कृषि दास किसान। तो स्वतंत्र किसान कौन होते थे? अपनी भूमि को रोड के काश्तकार के रूप में देखते थे। कृषि दास कौन होते थे? जिन भूखंडों पर काम करते थे वे रोड के स्वामित्व में थे। टेली। राजा किसानों पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर लगाते थे जिसको टेली कहते थे। इसके अलावा दोस्तों, आपको और बता दें, श्रम अधिशेष। लॉर्ड की जागीरों पर किसानों के परिवार को सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन काम करना पड़ता था। उस परिश्रम को, उस काम को, उस श्रम को में होने वाले उत्पादन को श्रम अधिशेष कहा जाता था। अब चौथा वर्ग। 3 वर्ग के बारे में बात कर चुके हैं। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। और एक चौथा वर्ग, नगरवासी का जन्म हुआ। अगला है यूरोपीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो बताइए। इसका आंसर है नंबर 1, भू स्वामित्व के विवरण। नंबर 2, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज जैसे चर्च में मिलने वाली जन्म, मृत्यु, विवाह के आलेख। नंबर 3, चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत वह कहानियों द्वारा त्योहारों के बारे में। चौथा है सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। तो ये हैं उसकी जानकारी के स्रोत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं सामंतवाद का अर्थ, परिभाषा और उदय के क्या कारण है। सबसे पहले सामंतवाद। मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप में ये प्रथा थी सामंतवाद की। और इस सामंत की कई श्रेणियाँ थी जिसके सबसे टॉप पर राजा होता था और उसके नीचे अलग अलग कोटि के सामंत होते थे। और इस पद और सोपान में सबसे नीचे जो होता था निम्न स्तर पर, वो किसान या दास होता था। तो इस सिस्टमेटिक तरीके से ये सामंतवाद वहाँ पर लागू किया गया था। इसके अलावा और जानकारी दे दें, सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और किसानों के संबंधों पर आधारित है। किसान रोड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, जैसे पहले मैं बात कर चुका हूँ, और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। यानी जो राजा था, किसान वहाँ काम करते थे और राजा उनको सैनिक सुरक्षा देता था। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको सामंतवाद के बारे में कुछ और जानकारी दें। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया उन्होंने, जिससे कि लोगों के व्यवहार और उनके रूप को समझा जा सके। तो सामंतवाद में बाद में फिर कमियां भी आ गई थी बहुत सारी, किसके कारण इसका पतन भी हो गया था।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 यानी 1789 को हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है इसमें। और इसमें फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की सबसे पहली जो शुरुआत मानी जाती वहीं से हुई थी। इसमें फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया था और प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था और राजा का नाम था रोइस सोल्मा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया, ऐसा किन कारणों से हुआ स्पष्ट कीजिए। या 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, व्याख्या करें। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अपना आंसर यही लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो इसका आंसर है नंबर 1 आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण। नंबर 2 पैदावार के मौसम छोटे और तूफानों वे सागरीय बाढ़ से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए थे। नंबर 3 सरकार को करों से आमदनी जो थी वो कमी हो गई थी। और नंबर 4 है इसका पहले की से गहन जुताई से 3 फसल जो चक्कर से उससे जो कि वहाँ की जो भूमि थी वो कमज़ोर हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों और बताएं। नंबर 5 चरागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी। नंबर 6 जनसंख्या वृद्धि हो गई थी। नंबर 7 यूरोप का भयंकर अकाल पड़ गया था जो 1315 से 1317 तक चला। नंबर 8 चांदी की खानों के उत्पादन में कमी आ गई थी। नंबर 2 धातु मुद्रा की कमी से व्यापार जो था प्रभावित हुआ। नंबर 10 मजदूरों की संख्या में कमी आई। और नंबर 11 ब्यूबोनिक वहाँ चूहों से एक फ्लैग जो था महामारी फैल गई थी कि इससे बहुत सारे चूहे हो गए थे और चूहे पकड़ने के लिए सरकार ने इनाम भी रख दिया था, उसका नाम। नंबर 12 इसका देखिए विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी भी से भी सामाजिक विस्थापन हुआ। और नंबर 13 संसाधन में कमी। अब है अगला प्रश्न। 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव की विवेचना कीजिए। प्रौद्योगिकी होता है तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी। क्या प्रभाव हुए 11वीं शताब्दी। नंबर 1 लकड़ी के हल्के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल का प्रयोग किया गया। पशुओं के गड़े के स्थान पर जुआ अब कंधे पर आ गया था। नंबर 3 घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग किया गया। नंबर 4 कृषि के लिए जो खेतीबाड़ी होती थी उसके लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग किया गया। किसी कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। और नंबर 5 आखिरी जो पॉइंट है वो ये चक्कियों में भी वायु और जल शक्ति का प्रयोग किया गया। दोस्तों इसके अलावा अगले पॉइंट की हम बात करें तो छठा है 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेत वाली व्यवस्था का उपयोग किया गया। नंबर 7 कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। नंबर 8 भोजन की उपलब्ध जो है दोगुनी हो गई थी। नंबर 9 किसानों को जोतों का आकार छोटा हो गया था। और नंबर 10 किसानों को अन्य गतिविधियों के लिए भी समय मिल चुका था। इसे कह सकते हैं इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। अब अगले ही बात करते हैं। अभिजात वर्ग की विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है अपनी संपत्ति पर स्थायी नियंत्रण होना। नंबर 2 अपनी सैन्य अक्षमता होना उनके पास। नंबर 3 स्वयं न्यायालय लगाने का अधिकार था अभिजात वर्ग को। और नंबर 4 अपनी मुद्रा पर प्रचलन कर सकना, यानी कुल मिला के इनको एक विशिष्ट जो थे अधिकार मिले हुए थे अभिजात वर्ग को। इसके अलावा अगले की बात करते हैं। भिक्षु कौन थे और उनकी विशेषताएं बताइए। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदायों में रहते थे भिक्षु कहलाते थे। ये तो थे भिक्षु की परिभाषा। आपको वैसे यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म के जो प्रचारक होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको भिक्षु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है यूरोप में जो भिक्षु थे उनकी क्या विशेषताएं थी। तो नंबर 1 मुठों में रहना। नंबर 2 निश्चित नियमों का पालन करना। नंबर 3 आम आदमियों से दूर रहना। इसकी विशेष विशेषताएं थी। इसके अलावा और भी विशेषताएं थी। सादा जीवन व्यतीत करना, ये भी इसकी विशेषता में आप लिख सकते हैं।
और भी विशेषताएं थी, लेकिन मुख्य विशेषता यही थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो मैप दिखाई दे रखा है यूरोप का, आप देख सकते हो। ऐसे यूरोप जो था बहुत काफ़ी बदलाव हुआ था, इसमें 3 वर्ग थे। आपको फ्रांस जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में बात की थी, और सारे यूरोप जो कंट्री, यूरोपियन जो कंट्री, उनके बारे में आप देख सकते हो। और आपको यहाँ जानकारी देती हूँ, यूरोप की जो करेंसी एक ही है यूरो, और यूरोपियन संघ जो है वहाँ पर है, जो एक जैसी पॉलिसी वहाँ पर लागू होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना सुझाव, फीडबैक ज़रूर दें। किसी भी प्रकार का अगर कोई आपको डाउट है क्वेश्चन है तो हमें बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।